हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहाँ पे हमने लास्ट यहाँ तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टी.आर. जैन की लेटेस्ट एडिशन से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी प्यारी सी कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे ऐड हो सकते हैं ग्रुप में, जो भी आपके डाउट सेशन ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर। ठीक है ना। चलिए, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रीवियस चैप्टर जो था आपका थ्योरी ऑफ डिमांड, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारा अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा, यानी कुछ ना कुछ एक चीज़ हमेशा कम होगी, जिस वजह से जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पर आपसे क्या क्या रखा है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज टोटल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिलेशन टू अ टोटल चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने पर डिमांड कैसा चेंज हो रहा है वो हमें डिमांड कर्व बताता है। ऐसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ऑन द अदर हैंड बताता है कितना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई है, कितना परसेंटेज प्राइस के चेंज होने पर। देखिए, यहाँ पे आपको एक कर्व दे रखा है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ली है और वाई एक्सिस पर प्राइस ली है ना। अब आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वांटिटी 20 से 30 हो गई। अब 20 से 30 कब हुई होगी, जब प्राइस 30 से क्या हो गया, 25 हो गया। तो पहले प्राइस 30 था, 25 हो गया। पहले डिमांड 20 थी, अब 30 हो गई। तो पहले जो प्राइस थी वो कितनी थी, 30 थी, और क्यूडी कितना था, 20 था। यानी ये पॉइंट यहाँ पे लाइज होता है। लेकिन अब प्राइस 25 हुई और डिमांड कितनी हुई, 30। तो ये अब यहाँ आ गया। तो ये जो डाउनवर्ड्स आ रहा है कर्व, इसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पे आपको ये सॉल्व करने का ये फॉर्मूला दे रखा है कि प्राइस में कितना चेंज आया था, 5 का, क्वांटिटी में 10 का, तो 1/2 किया। Thus, we find out that while slope of demand curve is simply the ratio delta P upon delta Q, जो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है वो बताता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, और जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो बताता है दो रेशियो, P अपॉन Q, पहले प्राइस क्या था, पहले क्वांटिटी क्या थी, और क्वांटिटी में कितना चेंज आया और प्राइस में कितना चेंज आया। इसीलिए ये एक इनवर्स स्लोप है। इन द अबव इलस्ट्रेशन, जो ऊपर इलस्ट्रेशन था उसमें स्लोप -1/2 आया था, जिसमें बताता है कि अगर प्राइस में 1 यूनिट चेंज होगा तो उसमें 2 यूनिट चेंज होगा। यानी लास्ट डिमांड हमारी क्या थी, 3 था। अगर उसमें 1% चेंज होगा तो उसमें 3% चेंज होगा। स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट, बट इलास्टिसिटी डिमांड ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व डिफरेंट। जो हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व था वो स्ट्रेट था, कांस्टेंट था, लेकिन इलास्टिसिटी डिमांड हमारा कांस्टेंट नहीं था। अब यहाँ पर डिमांड कर्व्स इंडिकेटिंग ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी लेस देन 1 और ईडी इक्वल टू 1। किस कंडीशन में, अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है तो वहाँ पे कर्व कैसा बनेगा, ईडी लेस देन 1 है तो वहाँ पे कर्व कैसा बनेगा, और ईडी इक्वल टू 1 है तो वहाँ पे कर्व कैसा बनेगा। सबसे पहली सिचुएशन है ईडी ग्रेटर देन 1, इसको हम इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं। अब अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड की बात करूं तो ईडी ग्रेटर देन 1 वहां पर है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, यानी प्राइस के कम होने पर एक्सपेंडिचर का बढ़ जाना और प्राइस के ज़्यादा होने पर एक्सपेंडिचर का कम हो जाना। यहाँ पे दे रखा है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये एक वो सिचुएशन है जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर इनवर्सली रिलेट कर रहा है प्राइस पर। कैसे, अगर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है तो प्राइस क्या हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी, और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है तो प्राइस क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। यहाँ पर ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो यहाँ पर आपको दे रखा है ये एक्स एक्सेस क्वांटिटी है और वाई एक्सेस प्राइस है। अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यानी कि ये ईडी ग्रेटर देन 1। तो ये फॉर्मूले भी दे रखे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्वांटिटी परचेज जितनी करी इनटू प्राइस, व्हेन प्राइस क्या है, ओपी, यानी कि ओपी ये पहले वाली क्वांटिटी थी, और जो हमारा OP1 यानी कि वो हमारी क्वांटिटी को लिया गया है, मतलब प्राइस में कितना चेंज आया है। सो यहाँ कह रहा है एरिया OCRP1, OCRP1 क्या है, OCRP1 ये जो एरिया है ये ग्रेटर है किससे, OBTP के।
यानी कि ये ज़्यादा है, बढ़ गया, तो ED ग्रेटर देन 1 ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब लेस देन 1 सिचुएशन, ED लेस देन 1 में क्या होगा? लेस देन 1 का मतलब है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा तो प्राइस भी डिक्रीज होगा। इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कम्युनिटी इज पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगी, एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगी। अब यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखा है, प्राइस पहले इतना था, ठीक, तो क्वांटिटी ये थी, प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी भी हमारी उतनी ही रहेगी, लेकिन एक्सपेंडिचर सेम आएगा। तो ये आपका ये कर्व है, इस तरीके से आ रहा है। व्हेन प्राइस ओपी, जब प्राइस ओपी था तो क्वांटिटी था ओबी। अब टोटल एक्सपेंडिचर इज ओबी इंटू ओपी, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर जब निकालोगे तो ओबी का मल्टीप्लाई करोगे और ओपी का मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू एरिया ओ बी टी पी, यानी कि जितना हमने खर्चा किया प्राइस के कम होने पर वो सेम आएगा। अगर प्राइस बढ़ी है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगी तो एक्सपेंडिचर भी घटेगा। थर्ड में बराबर, जितना अपने एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहेगा, भले ही प्राइस कम हो या बढ़े। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप होती है, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। हाँ, तो ये दो सिचुएशन तो है, उसके अलावा भी दो सिचुएशन होती है जहाँ पे हमारा ED इजकल टू इन्फिनिटी और ED इजकल टू 0। इन्फिनिटी में हमारा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जाती है, यहाँ पे सिचुएशन दे रखी है, डिस्टिंक्ट सिचुएशन फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, उसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं, जहाँ पे ED इजकल टू इन्फिनिटी। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे प्राइस में थोड़ा सा अगर चेंज आता है तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, उसको हम कहते हैं ED इजकल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी दे रखी है और वाई एक्सिस पर प्राइस दे रखा है। तो प्राइस 4 है और उस पर डिमांड बढ़ती जा रही है, 10 20 30 और बढ़ती जा रही है, तो इन्फिनिटी है ना। तो यहाँ पे वी नो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इक्वल टू 0, उनको फॉर्मूले ED इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू P अपॉन Q, ये फॉर्मूला लगाया गया है। सेम यही फॉर्मूला 0 पे होगा, यानी कि जहाँ पे प्राइस घटे या बढ़े डिमांड में कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वो ये हमारा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपसे कहा जा रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो हमारा ED होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारा डिमांड को इलास्टिक बनाते हैं, यानी ED ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। जैसे सबसे पहला नेचर ऑफ कम्युनिटी, अगर कोई नेसेसरी गुड्स है, जैसे नमक है, केरोसिन ऑयल है, माचिस है, टेक्स्ट बुक्स है, तो ये तो नेसेसरी गुड्स हैं। इनकी प्राइस अगर कुछ चेंज होता है तो क्या डिमांड और ज़्यादा चेंज हो जाएगी? नहीं सर, जितना आप खाते हो, यूज़ करते हो तो करोगे ही, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक होगी, यानी कि ED लेस देन 1। लेकिन लग्जरी वाले कंडीशन में, जैसे AC है, कॉस्टली फर्नीचर है, फैशनेबल गारमेंट्स हैं, वहाँ पे डिमांड इलास्टिक होगी, प्राइस थोड़ी चेंज होती है तो डिमांड में काफ़ी असर देखने को मिलेगा, ED ग्रेटर देन 1। लेकिन जो जॉइंटली डिमांड गुड्स हैं, जो एक साथ दिए जाते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, कैमरा एंड फिल्म, ये मॉडरेट इलास्टिक होता है, थोड़ी सी ज़्यादा। जैसे राइज इन प्राइस ऑफ बटर विल नॉट सब्सटेंशियली रिड्यूस इट्स डिमांड इफ द डिमांड फॉर बटर हैज़ नॉट डिक्रीज। अगर प्राइस जो बटर की है वो बढ़ जाती है तो उससे बहुत ही रेयर चांस पड़ेगा उसकी डिमांड पे, अगर ब्रेड की डिमांड में कोई भी डिक्रीजमेंट नहीं होता है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, अगर आप कोई ऐसा गुड्स है आपके पास, अगर वो महंगा होता है तो उसकी जगह आप दूसरा ऑप्शन है आपके पास, तो इनकी जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि एक के गुड्स की प्राइस में चेंज होने पे लोग फटाक से दूसरे गुड्स पर पहुंचते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी, ठीक है। और जिसके क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होते, जैसे सिगरेट्स है, लिक्वर है, दारू वगैरह, इनके क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इनकी डिमांड इनइलास्टिक रहती है। मल्टीपल यूजेस, अगर आप किसी गुड्स को बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे बिजली हीटर के लिए भी इस्तेमाल होती है, AC के लिए भी इस्तेमाल होती है, कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, तो इसकी डिमांड होगी वो इलास्टिक होगी, थोड़ी सी प्राइस में चेंज होने पर डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज होगी, ED ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। इफ़ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस इट यूज मे बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू इम्पोर्टेंट पर्पस, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ती है तो इसकी जो डिमांड है वो लिमिटेड चीज़ों पे रहेगी और इलास्टिसिटी हमारी हाई रहेगी।
पोस्टपोनेंट ऑफ यूज़, अगर आप किसी गुड्स को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो तो वो हमारा इलास्टिक है। जैसे कि घर है ना, आप जहाँ पर रहते हो उसे लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो तो वो उसकी डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। इनकम लेवल ऑफ द बायर में तो आपको जेन्युइन मालूम है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी। हैबिट ऑफ कंज्यूमर, जो चीज़ आपको जिसकी लत हो या एडिक्शन हो, जो आप खाओगे ही खाओगे, तो अगर उसकी प्राइस कम या बढ़ती है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप खाओगे ही खाओगे। उसे हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड, है ना। फिर है लास्ट, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कम्युनिटी। गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर इनकम विल हैव एन इलास्टिक डिमांड। ऐसे गुड्स जिन पर हम अपने कम पैसे खर्च करते हैं, ऐसे नेसेसरी जो गुड्स होते हैं उनकी जो डिमांड इनइलास्टिक होती है, और जहाँ पर हम अपनी इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन खर्च करते हैं, स्कूटर है, कपड़े हैं, इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। सेकेंड लास्ट, प्राइस लेवल। Elasticity of demand also depend upon the level of price of the concerned commodity. Elasticity of demand will be high at higher, मतलब कि किसी चीज़ की कीमत ज़्यादा होगी तो उसकी इलास्टिक डिमांड भी ED ग्रेटर देन 1 होगी, कम होगी तो लेस देन 1 होगी। टाइम पीरियड, डिमांड इज इनलास्टिक इन शॉर्ट पे, अगर आपके पास किसी की भी गुड्स का जो समय है वो कम है तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, लेस देन 1, और ज़्यादा है तो ग्रेटर देन 1। इट इज़ बिकॉज लॉन्ग पीरियड इज़ लॉन्ग इनफ फॉर कंज्यूमर टू चेंज हिज कंजप्शन हैबिट, क्योंकि लंबे समय पर हमारे पास काफ़ी टाइम होता है अपनी हैबिट को चेंज करने के लिए। ब्रीफली, गुड्स जो मल्टीपल यूजेस के हैं, हाई प्राइस टैक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट है, हायर इलास्टिसिटी होगा, और उनकी जो इनइलास्टिक है, जो उनके क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जो नेसेसरी हैं, वो इनइलास्टिक होगा। तो आज की वीडियो में हमने ये चैप्टर ख़त्म किया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।